प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो इस प्रश्न में बताया गया है कि ये जो आपको भुजाएं दिख रही हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इन भुजाओं की सहायता से आपको एक त्रिभुज बनाना है और इसके अंदर एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो पहले वाले त्रिभुज के समरूप हो और उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 2:3 है, यानी कि 2/3 है। ये हमें दिया गया है। तो इसके लिए आपको इन 3 भुजाओं की सहायता से एक त्रिभुज बनाना होगा। तो ऐसे में इनमें से कोई भी भुजा हम सबसे पहले खींच सकते हैं और बाकी की 2 भुजाओं के चाप लगा सकते हैं। तो चलिए इनमें से बड़ी भुजा देख लेते हैं। बड़ी भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो हम बड़ी भुजा जो 6 सेंटीमीटर है इसको सबसे पहले खींच लेते हैं और उसके बाद 4 और 5 सेंटीमीटर के चाप लगा देंगे। तो आइए खींचते हैं। ये स्केल की सहायता से हम यहाँ से ये देखिए ये 0 है और ये 6 है यहाँ पर। तो 0 से 6 तक एक लाइन खींच देते हैं और इस नाम को, इस जो लाइन है इसको नाम दे देते हैं AB, A और B। और ये है 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें जो दूसरी भुजाएं दी गई थी वो 4 और 5 की थी, इसलिए हम ए पर ये प्रकार रखकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 5 का भी लगा सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि 4 का यदि यहाँ पे मैंने लगाया तो आप 4 ही लगाए, आप 5 भी लगा सकते हैं। तो चलिए 6 के अतिरिक्त हमें 2 भुजाएं दी गई हैं प्रश्न में, 4 और 5। तो मैं 4 के बराबर सबसे पहले प्रकार को फैला लेता हूँ। तो देखिए किस तरीके से फैलाना है। 0 और इसके बाद थोड़ा सा और चलेंगे, ये देखिए ये 4 है। तो अब हम ए पर रखकर, ये देखिए ए पर रखा और 4 सेंटीमीटर का इस तरीके से चाप लगाया। अब 5 का तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, देखिए इस तरीके से ये बढ़ा दिया और ये अब 5 हो गया है। तो 5 का बिंदु बी पर रखकर यहाँ पे रख के पहले वाले चाप को काट देना है। ये देखिए अब जिस पॉइंट पर ये कटा है उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए बी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सी नाम दे देंगे सी, और सी को ए और बी से मिला देते हैं। तो चलिए मिला देते हैं। तो देखिए ये सी को मिलाया सबसे पहले ए से, तो ऐसा मिल जाएगा, और फिर सी को मिलाया बी से, इस बी से मिलाना है तो ऐसा मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से मिला देना है। इस पॉइंट पर ये क्रॉस कर रहे हैं। अब एक न्यून कोण खींचना है इस तरीके से। ये देखिए कोई भी कोण ले सकते हैं आप और एक न्यून कोण की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ये देखिए ये न्यून कोण, और इस किरण को x नाम दे दिया। तो BAX एक न्यून कोण खींचा जैसा कि पहले करते थे।
अब इसमें जो अनुपात दिया गया है वो है 2/3। तो इसमें बड़ी भुजा या बड़ा अनुपात कौन सा है? 3। तो हम 3 चाप यहाँ पे लगाएंगे। तो जब भी हमें त्रिभुज की रचना करनी होती है तो जो हमें अनुपात दिए रहते हैं उसमें बड़ा अनुपात के बराबर चाप लगाए जाते हैं। तो बड़ा अनुपात 3 है, इसलिए किरण AX पर यानी कि इस पर 3 समान चाप लगा देंगे। तो देखिए प्रकार को अपने मन से कितना भी फैला लेते हैं, जैसे मैंने इतना फैलाया ताकि 3 आराम से चाप लग सके। अब मैं यहाँ पे चाप लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे, ये देखिए पहला चाप, फिर दूसरा चाप, फिर तीसरा चाप। ये 3 चाप लगा देने हैं और तीनों को नाम दे देना है। मैं नाम दे देता हूँ A1, A2, A3। तो 3 चाप क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो अनुपात दिए गए थे उसमें से बड़ा अनुपात के बराबर चाप लगाए जाते हैं। अब इस A3 को B से मिला देते हैं। तो A3 जो है इसको B से मिलाया, ये देखिए मिला देते हैं। अब BA तरह के समांतर एक अन्य रेखा खींचनी है, तो इसके लिए मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे अपने मन से कोई भी प्रकार का साइज लेकर यहाँ पे प्रकार रखते हैं और एक चाप काटते हैं। थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे रखना है A3 पर क्रॉस सेक्शन और इस तरीके से एक चाप लगा देना है, ये देखिए। अब दूसरा अनुपात था 2, तो अब A2 पर उतना ही, A2 पर ध्यान रखना है क्योंकि 2 था अनुपात ऊपर का और नीचे का 3 था, इसलिए पहले 3 पर 1। इस तरीके से अर्धवृत्त भी आप काट सकते हो, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता है, इसलिए मैं केवल इतना ही आपको बता रहा हूँ। इतना लगाया, फिर A2 पर भी एक चाप लगाया और A2 का चाप पूरा लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये देखिए। अब A2 का चाप पूरा लगा देते हैं। ये मैंने A2 का चाप भी लगाया, ये लगा दिया। देखिए थोड़ा सा ही खिसक गया है, लेकिन आपको समझना है कि किस तरीके से ये लगाना होता है। ऐसा इस तरीके से लगाइए, ये देखिए। अब इस कोण को नाप लेना है, इस कोण को, कि इनके बीच में जो गैप है वो कितना है। थोड़ा सा इसको और फैलाना पड़ेगा, ये देखिए। ये अभी भी नहीं पहुंच पाया है, इसको और आगे करते हैं। ये देखिए ये कोण जो है ये आपको नाप लेना है। ये जो कोण आपको दिख रहा है ये आपको नापना है कि कितना है। ये देखिए इतना है। अब इसको ये लाइन दिख रही है आपको, और ये A2 का जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे रखना है और अब इस पर चाप लगा देना है इस तरीके से। ये देखिए चाप लगा दिया। अब जहाँ पर ये चाप लगा है यहाँ पे एक पॉइंट नाम कर देते हैं ताकि वहाँ से लाइंस खींच सकें। और A2 जो अनुपात 2 था उसको यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये मिला दिया, तो आप देखेंगे कि इसके समांतर एक लाइन खिंच चुकी है। तो A3 के समांतर यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, जैसे कि P नाम दे दिया। तो PA2 एक समांतर लाइन खींची हुई है। तो समांतर खींचने की जो प्रोसेस है आप इस वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से करने लगिए और प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा ये। इसके बाद अभी ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, यही प्रोसेस अब हमें ऊपर की ओर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हमने कोई भी
इसको बनाकर कोई भी नाप से लिया और यहाँ पे चाप लगाया जैसा कि नीचे किया था। तो देखिए ये हमने चाप लगाया इस तरीके से, ये देखिए। और जितना ये हमने लिया था उतना ही बिंदु P पर लेते हैं यहाँ पे, और एक चाप अर्धवृत्त टाइप खींचते हैं जैसे A2 से खींचा था। ये देखिए अर्धवृत्त खींच देते हैं एक। ये देखिए इस तरीके से अर्धवृत्त खींच लेना है। अब इस एंगल को फिर से नापना है जैसा कि पहले नापा था, तो इसको कम करेंगे। ये देखिए ये एंगल और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखिए ये एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे रख के उतने ही बराबर चाप लगा देना है। ये देखिए ये लगा दिया। अब जो पॉइंट आया है पर्टिकुलर, उस पर एक पॉइंट रख देना है ताकि पता लगता रहे, और एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा इसको C डैश नाम दे सकते हैं क्योंकि C ऊपर है तो C डैश। तो ये देखिए त्रिभुज ABC में एक अन्य त्रिभुज AC डैश P की रचना हो जाएगी। अब हम रचना के चरण लिख लेते हैं। तो चलिए रचना के चरण हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने, अगर हम चित्र की बात करें तो मैंने ये चित्र आपको दिखाने के लिए अलग से कर लिया है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींची थी हमने सबसे पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींची। इसके बाद हमने बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 का ये चाप लगाया था, और बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था। तो ये 4 सेंटीमीटर की थी और ये 5 सेंटीमीटर की थी। तो बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया तथा बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, और ये दोनों चाप बिंदु C पर मिलते हैं। तो हम यही भाषा लिख लेते हैं। तो इस तरीके से लिखिए, बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया और बिंदु B को केंद्र मानकर 5 का चाप लगाया, ये दोनों बिंदु C पर मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, A को केंद्र मानकर 4 का, B को केंद्र मानकर 5 का, और ये दोनों चाप कहाँ मिले थे? बिंदु C पर। इसके बाद हमने त्रिभुज बनाया था, त्रिभुज ABC बन गया था। अब हमने न्यून कोण BAX की रचना की थी, तो हम यही लिखेंगे। हमने लिखा न्यून कोण BAX की रचना की, जैसा कि यहाँ पे BAX। अब इसके बाद हमने किरण AX पर समान चाप A1 A2 A3 लगाए हुए थे, तो हम चौथा पॉइंट यही लिखेंगे और लिखेंगे किरण AX पर समान चाप A1 A2 A3 लगाए। तो यही लिख लिया, किरण AX पर समान चाप A1 A2 A3 लगाए। इसके बाद हमने A3 को B से मिलाया था। आप देख सकते हैं आखिरी में लिखा है A3 को B से मिलाया, तो हम 5वां पॉइंट लिखेंगे A3 को B से मिलाया। अब इसके बाद हमने BA3 के समांतर PA2 खींची, तो 6वां पॉइंट लिखते हैं BA3 समांतर PA2 खींची। इसके बाद चित्र में देखें तो BC समांतर PC डैश खींची थी, तो यही लिख लेते हैं 7वां पॉइंट, BC समांतर PC डैश खींची। और इस प्रकार ABC और APC डैश की रचना होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज APC डैश की रचना होती है, जो एक दूसरे के समरूप होंगे। अब इसका हमें औचित्य भी देना है, तो हम यहाँ पे साइड हेडिंग डालेंगे औचित्य।
तो औचित्य के लिए हम यहाँ पे देखते हैं चित्र में हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और ABA3। तो इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करनी है। तो आइए देखते हैं। इस त्रिभुजों में बात की जाए तो इस BC भुजा के समांतर है C' P। यदि आप देख पा रहे हो, ये देखिए, इसको मैं ज्यों का त्यों कर देता हूँ। ये देखिए BC के समांतर क्या है, PC'। तो समांतर रेखाएं जो होती हैं तो उनकी संगत जो अनुपातिक भुजाएं होती हैं, जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक होती हैं। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। सबसे पहले आपको त्रिभुज ऊपर का देखना है। ABC में BC समांतर है PC'। तो हम वही लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में BC के समांतर है, ये देखिए BC के समांतर है PC'। तो हमने यहाँ पे लिखा BC समांतर PC'। तो ऐसी स्थिति में हम बड़ी भुजा के बटे छोटी भुजा, बड़ी भुजा के बटे छोटी भुजा लिखेंगे। तो बड़ी भुजा क्या है, AC, बटे छोटी भुजा क्या है, AC', बराबर यहाँ पे देखिए बड़ी भुजा क्या है, AB, बटे छोटी भुजा क्या है, AP। इसको बना दिया समीकरण 1। अब नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABA3 में। तो यहाँ पे हल करेंगे इसको। आप नीचे भी हल कर सकते हैं। त्रिभुज ABA3 में कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं, BA3 समांतर है PA2। तो यही लिख लेते हैं, BA3 समांतर PA2, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे भी हमें, पहले हमने बड़ी भुजा ली थी और उसके बटे छोटी भुजा ली है, तो यहीं पे भी यही चीज करेंगे, बड़ी भुजा के बटे छोटी भुजा, यानी AB बटे AB बटे AP। तो AB बटे AP बराबर, यहाँ पर भी बड़ी भुजा क्या है, AA3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AA3 बटे छोटी भुजा क्या है, AA2। तो यहाँ पे लिखेंगे AA2। इसको बना देंगे समीकरण 2। अब जरा ध्यान से देखना है समीकरण 1 व 2 से। AB बटे AP, AB बटे AP, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो इसके बराबर में ये लिख देते हैं AC बटे AC डैश बराबर AA3 बटे AA2। AC बटे AC बटे AC डैश बराबर, इसके आगे स्टेप आगे बढ़ाया है। और AA3 तक कितने चाप लगे हुए हैं, तो ये देखिए AA3 तक 1 2 3 चाप लगे हुए हैं और AA2 तक 2 चाप लगे हुए हैं। तो 3/2, या फिर AC अनुपात AC डैश बराबर 3/2। और यही इसका औचित्य है, जो कि आप लिखोगे सत्य है। तो इस तरीके से इसका औचित्य भी दे देंगे और ये हल हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे और इसका प्रश्न क्रमांक 1 भी हल हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 1 देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।